Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. आज हम पढ़ने जा रहे हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 34 में। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिए। आई होप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। सो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर। आज हम देखने जा रहे हैं अदर कंपोनेंट्स इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। सबसे पहला कंपोनेंट ड्रायर। सो ड्रायर हम लोग क्यों यूज करते हैं? द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेंट ड्रायर इज टू इंश्योर दैट द रेफ्रिजरेंट सिस्टम स्टेज क्लीन एंड ड्राई। मतलब आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर आपका सिस्टम क्लीन और ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटी आ जाएगी और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए उसको ड्राई रखने का काम कौन करेगा? ड्रायर। ओके। It removes the contamination includes moisture, dirt, acid and solder flux, beds and fillings। तो आपके इसमें अगर मॉइस्चर आ गया, डर्ट आ गया, एसिड आ गया, ठीक है, इन सबको निकालने का काम कौन करेगा? आपका ड्रायर। ठीक है। तो फिल्टर ड्रायर इन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैज टू एसेंशियल फंक्शंस। दो फंक्शन के लिए काम करेगा आपका ड्रायर। सबसे पहला, टू एब्जॉर्ब सिस्टम कंटेमिनेंट सच एज वाटर विच कैन क्रिएट एसिड। जैसे कि अगर आपको पता है कि अगर आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वाटर आ गया तो वो क्या करेगा, आपके रेफ्रिजरेंट के साथ मिक्स हो जाएगा और क्या बनाएगा? एसिड बनाएगा। वाटर वन कैन कम फ्रॉम मेनी सोर्सेस, बहुत ज़्यादा सोर्सेस से आ सकता है। जैसे कि आपका जो फंसा हुआ एयर है वहाँ से आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लीकेज। ठीक है, लीकेज से थ्रू आ सकता है, मोटर की वाइंडिंग के थ्रू आ सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। ऑल्सो टू प्रोवाइड द फिजिकल फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्ट्रेशन उसमें होते रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रायर का यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार का छोटा सा कंपोनेंट आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप देखिएगा, आपके रेफ्रिजरेटर में आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ड्रायर। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सब्जेक्ट इज सोलेनॉइड वॉल। तो सोलेनॉइड वॉल कुछ इस प्रकार का वॉल आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका वर्किंग किस प्रकार से होता है अभी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन डायग्राम बनी हुई है सोलेनॉइड वॉल की। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सो सोलेनॉइड वॉल में सबसे पहले तो एक सोलेनॉइड कॉइल होती है जो कि जनरली कॉपर की सोलेनॉइड कॉइल बनी होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? कनेक्शन देते हैं किससे? इलेक्ट्रिकल सप्लाई से। ठीक है, तो दो प्रकार के सोलेनॉइड वॉल हो सकते हैं। एक होता है आपका प्लंजर बेस और दूसरा हो सकता है आपका सिंपल। ठीक है, तो सिंपल वाला आप कम कैपेसिटी वाले जगह पे यूज़ करेंगे और प्लंजर बेस आप लोग जहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वहाँ पे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है? जनरली जो लिक्विड सेक्शन होता है आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, मतलब कंडेंसर के बाद। तो कंडेंसर के बाद आप लोग सोलेनॉइड वॉल्व को यूज़ करोगे, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। अ, अब इसके मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका मेन कंपोनेंट क्या रहेगा कि सबसे पहले यहाँ पे कॉपर की सोलेनॉइड वॉल लगी रहेगी, जिसका कनेक्शन डायरेक्टली किसके लगा रहेगा? आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट से, मतलब आपकी बैटरी से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक प्लंजर लगा रहेगा। ठीक है, जो वॉल को ऑपरेट करेगा। ये जो है ये चीज़ क्या है? आपकी वॉल है। ये क्या है? आपका वॉल है। और यहाँ से क्या होगा? आपका रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, मेन काम क्या है सोलेनॉइड वॉल का? मेन काम यह है कि आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो भी रेफ्रिजरेंट जा रहा है उसका फ्लो रेट मेंटेन होते रहे। उसका फ्लो रेट क्या रहे? मेंटेन होते रहे। तो उसका काम क्या करेगा? सोलेनॉइड वॉल करेगा। तो देखो कैसे काम करता है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ आपको कि जब भी ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एनर्जाइज्ड होंगे, क्या होंगे? एनर्जाइज्ड होंगे, आपका सोलेनॉइड वॉल क्या हो जाएगा? एनर्जाइज हो जाएगा। ये जो कॉइल्स है ये क्या हो जाएंगे? एनर्जाइज हो जाएंगे। ये एनर्जाइज होंगे तो इसको जो लगा हुआ प्लंजर है ये क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये क्या होगा? ऊपर की तरफ ऐसा मूव करेगा और यहाँ से क्या होगा? आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे ही आपके सोलेनॉइड वॉल को पता चला कि कंप्रेसर का इतना काम हो गया है, ठीक है,
अब आपको इतने क्वांटिटी में आपको रेफ्रिजरेंट को बाहर फेंकना है, तो क्या होगा, उस हिसाब से आपका सोलेनोइड वाल्व क्या करेगा, वर्क करेगा, ऊपर की तरफ आपका प्लंजर उठेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो अंदर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर का वर्क करना हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका जो सोलेनोइड कॉइल जो है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, और डी एनर्जाइज होने के बाद में क्या होगा, आपका प्लंजर नीचे की तरफ मूव होगा, है ना। आपका प्लंजर क्या होगा, इसमें एनर्जी रहेगी क्या, नहीं रह गई, तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मूव होगा। और देखिए ये जो गैप है, ये गैप क्या होगा, पूरा तरह से बंद हो जाएगा, मतलब आपका रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये वर्किंग करेगा। पूरा का पूरा काम किसके ऊपर रहेगा, आपका सोलेनोइड कॉइल के ऊपर रहेगा। ठीक है। जैसे ही आपको कनेक्शन मिलेगा, एनर्जाइज होगा, ऊपर की तरफ जाएगा आपका प्लंजर, और रेफ्रिजरेंट अंदर की तरफ आएगा। अगर कनेक्शन नहीं मिला तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, प्लंजर नीचे की तरफ आएगा, और रास्ता यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा। तो चलो अभी इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सोलेनोइड वाल्व। सोलेनोइड वाल्व इज इंस्टॉल्ड इन द लिक्विड लाइन जस्ट अहेड ऑफ एक्सपांशन वाल्व। मतलब एक्सपांशन वाल्व के जस्ट पहले हम क्या लगाते हैं, सोलेनोइड वाल्व लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं, टू प्रोवाइड द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट लिक्विड फ्रॉम इवापोरेटर व्हेन कंप्रेसर इज नॉट वर्किंग। जब कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा तो रेफ्रिजरेंट को फ्लो किस प्रकार से किया जाए और कितना फ्लो किया जाए, ये काम कौन करेगा, सोलेनोइड वाल्व करेगा। टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल टेम्परेचर कंट्रोल इन ईच रेफ्रिजरेंट सिस्टम ऑफ मल्टी इवापोरेटर सिस्टम। अगर आप मल्टी इवापोरेटर सिस्टम यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इंडिविजुअल टेम्परेचर हर इवापोरेटर में कितना रहेगा, ये भी काम कौन करेगा, सोलेनोइड वाल्व करेगा। ठीक है। frequently used to flow control the flow of condensing water in the condenser। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडेंसर का जो रेफ्रिजरेंट है उसको किस प्रकार से कंटिन्यूसली यूज करेंगे, ये काम कौन करेगा, सोलेनोइड वाल्व करेगा। सोलेनोइड वाल्व इज वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेंट्स, ब्राइन, वाटर लाइंस विथ सम एक्सपांशन वॉल्स। ठीक है, तो जहाँ पे हम वाटर ब्राइन वगैरह एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सोलेनोइड वाल्व को यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोस्टेटिक स्विच। तो थर्मोस्टेटिक स्विच का काम क्या रहता है, देखो इस प्रकार का कुछ स्विच आपने देखा होगा। ठीक है। तो थर्मोस्टेट इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम टू सेंस एंड कंट्रोल द टेम्परेचर बाय रिकॉर्डिंग टू मेक और ब्रेक द सर्किट। काम क्या है थर्मोस्टेट का, कि वो क्या करेगा, सेंस करेगा कि कितना टेम्परेचर आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आवश्यक है, उस हिसाब से वो कनेक्शन बनाएगा, और उस हिसाब से क्या करेगा, वो कनेक्शन को ब्रेक करेगा। ठीक है। Thermostat makes or break the electrical contact of compressor to maintain and set the temperature। क्या करता है वो, मेंटेन करता है टेम्परेचर को और सेट करके रखता है आपके टेम्परेचर को। ठीक है। जनरली टू टाइप्स ऑफ थर्मोस्टेट आर यूज इन द एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कौन सा, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, और दूसरा थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट। चलो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, तो देखो इस प्रकार का थर्मोस्टेट आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसा कि नाम से आपको इंडिकेट हो रहा है कि बाय मेटालिक, मतलब क्या होगा, दो मेटल की रॉड्स रहेंगी, दो मेटल की क्या रहेगी, रॉड्स रहेगी। दोनों को भी क्या करा जाएगा, एक दूसरे के साथ फिक्स किया जाएगा। दोनों को भी क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे के साथ फिक्स कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, एक तरफ से क्या करेंगे, हम उसको फिक्स कर देंगे। एक तरफ से क्या कर देंगे, हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। देखो मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर लिया। अब दो मैंने मेटल की रॉड क्यों लिया, क्योंकि देखो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, जैसे ही जिसको हीट मिली, ठीक है, जैसे ही जिसको हीट मिलेगी उस हिसाब से क्या करेगा, आपका जो मेटल है वो क्या करेगा, एक्सपांड होगा, है ना। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मेटल की रॉड लगा दिया, इसको मैं बोल सकता हूँ M1। ठीक है। दूसरी मेटल की रॉड है, मैंने यहाँ इसको बोल दिया M2। जनरली कौन सी मेटल की रॉड होती है, यूज होती है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया। अब मान लो आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीटिंग बढ़ गई। ठीक है। कंप्रेसर से क्या हो गया, हीटिंग बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं क्या करूँगा, हीट कर दिया। यहाँ से क्या होगा, इसको हीट मिल रही है। अब हीटिंग कैपेसिटी जैसे ही इसकी बढ़ती है, तो मान लो अगर इसका जो M1 है आपका, इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम है, इसका क्या है, थर्मल एक्सपांशन क्या है, कम है, तो क्या होगा, ये बेंड होगा ऊपर की तरफ।
ये ऐसा क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा। इसके साथ साथ जो M2 जो इसको चिपका हुआ है ये भी ऐसा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि इसका थर्मल एक्सपांशन क्या है, कम है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, ये हीट होगा, जल्दी जल्दी हीट पकड़ लेगा। और हीट पकड़ने की वजह से क्या होगा, जल्दी से क्या करेगा, अपना वो स्टेट जो है वो क्या करेगा, ऐसा चेंज कर देगा, ऐसा ऐसा आंकड़ा हो जाएगा, पूरा वो आंकड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? अब क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीटिंग कैपेसिटी कम हो गई, हीटिंग कम हो गया, तो क्या होगा, अब M2 जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है, जिसका एक्सपेंशन क्या है, ज़्यादा है, उसके ऊपर उसको क्या करेगा, अपनी ताकत लगाएगा। वो अपनी ताकत लगा के क्या करेगा, उसको स्टेबल होने की कोशिश करेगा, मतलब जैसे थे वैसे आने की क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। तो और इसके साथ में क्या लगा हुआ रहता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर, यहाँ पे क्या लगा रहता है, कॉन्टैक्ट वायर। जैसे ही ये कॉन्टैक्ट जैसे ही ये स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठी, तो कॉन्टैक्ट वायर अपना कनेक्शन छोड़ देगा, है ना? देखो यहाँ पे अपना कनेक्शन क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, और अपना टेम्परेचर जो है अपने को समझ में आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो गया है कि नहीं? और अगर ये अपने वापस पोजीशन पे वापस आ गया, तो यहाँ पे ये कनेक्शन बना लेगा वायर, और क्या होगा, अपने को समझ में आएगा कि कितना टेम्परेचर अभी और मेंटेन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर बायोमेटेलिक स्ट्रिप का मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बताया है, ये नॉर्मल कंडीशन में है। यहाँ पर दो मेटल की रॉड्स यूज की है, एक इनवार जिसका थर्मल एक्सपांशन कम होता है, और ये है ब्रास जिसका थर्मल एक्सपांशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे ही इसको हीट मिली, तो देखो यहाँ पर इनवार जिसका थर्मल एक्सपांशन कम है, ये थोड़ा सा बेंड हो गया, और इसके साथ में इसके पीछे में जो लगा था ब्रास, वो भी बेंड हो गया। अब जैसे ही ये ठंडा होने लग गया, तो ठंडा होने की वजह से क्या होगा, ब्रास का जो थर्मल एक्सपांशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वो क्या होगा, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये अपनी तरफ खींच लिया इसको। तो ये सिंपल सा फिनोमेना है जिसके ऊपर बायोमेटालिक थर्मोस्टेट काम करता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट। कुछ इस प्रकार का डिवाइस आपने अपने रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल देखा होगा, है ना? तो ये किस प्रकार से काम करता है, सबसे पहले जान लेते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है। इसका मेन कंपोनेंट थर्मल बल्ब, कैपिलरी ट्यूब, बेलो, ठीक है, और एडजस्टिंग नॉब। अब ये किस प्रकार से काम करेगा, तो चलो देख लेते हैं इसको भी। जो थर्मल बल्ब और कैपिलरी ट्यूब जो होता है, ये पूरी तरीके से जो आपका रेफ्रिजरेंट रहेगा उससे पूरा वो सबमर्ज्ड रहेगा। मतलब थर्मल बल्ब में और कैपिलरी ट्यूब में क्या रहेगा, 100% क्या रहेगा, आपका रेफ्रिजरेंट जो रहेगा उसमें सबमर्ज्ड रहेगा। अब देखो क्या होता है, ये जो रहेगा आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये डायरेक्टली किससे कपल्ड रहेगा, आपके कंप्रेसर से। ठीक है, कंप्रेसर में कितनी हीटिंग कैपेसिटी बन रही है, कितनी नहीं बन रही है, ये अपने को यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, जैसे ही यहाँ पर हीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, ये जो बेलो है, ये जो बेलो में यहाँ पर जो लगा हुआ है ये स्विच, ये क्या होगा, एक्सपांड होना चालू करेगा। ये क्या होगा, ऐसा एक्सपांड होना चालू करेगा, है ना? एक्सपांड होना चालू कर देगा, तो क्या होगा, ये एडजस्टिंग नॉब जो है ये भी एक्सपांड होगा, है ना? एडजस्टिंग नॉब भी एक्सपांड हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी कनेक्शन लगा होगा, वो कनेक्शन के साथ वो क्या करेगा, वो कनेक्शन बना लेगा, और आपको आपकी जो रीडिंग है, आपकी जो टेम्परेचर की रीडिंग है कि इतनी हीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, आप अभी आप अपना कंप्रेसर बंद कर सकते हो, या फिर वो आप कनेक्शन को अपने आप बता देगा, है कि नहीं? सिंपल है। अगर मान लो आपका टेम्परेचर कम हो गया, तो बेलो क्या होगा, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एडजस्टिंग नॉब क्या है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना? एडजस्टिंग नॉब जो है ये ऊपर की तरफ उठ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो कनेक्शन है ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मतलब अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, अभी आपका कंप्रेसर रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, बस सिंपल सा फिनोमेना है थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट का। समझ में आया क्या? अगर नहीं समझा होगा तो एक बार आप इसको फिर से देखिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर वीसीआरएस कंपोनेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द वीसीआरएस कंपोनेंट। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इतना लंबा वीडियो देख नहीं पाते, तो भैया जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक ये आपका कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो वीडियो देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा भी खींच जाए
तो भी आप थोड़ा सा अपनी मेहनत एफर्ट्स डालिए और थोड़ा सा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं देख पाओगे तो आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। ओके, चलो देखते हैं। मैंने एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर बनाया है। तो आपके जो 4 मेन कंपोनेंट्स है, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवापोरेटर और एक्सपांशन डिवाइस, ये कौन सी जगह पर कैसे कौन सा कंपोनेंट आप इसमें यूज़ करोगे, ये आप लोगों को इसमें अभी डिसाइड करना है। सबसे पहला कंपोनेंट है मेरा वाटर कूलर। तो वाटर कूलर में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लो कैपेसिटी का होता है। दूसरा कंडेंसर, तो कंडेंसर कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, एयर कूल्ड कंडेंसर यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है, इसमें वाटर की जो कूलिंग है वो बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवापोरेटर कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एक्सपांशन इवापोरेटर यूज़ कर सकते हैं, प्लेट सरफेस इवापोरेटर यूज़ कर सकते हैं। और एक्सपांशन डिवाइस कौन सा यूज़ करेंगे, कैपिलरी ट्यूब यूज़ करेंगे। अगर आप एमसीक्यू टाइप पेपर दे रहे हो तो आपको ये बिल्कुल पूछेगा आपको, ठीक है। आइस प्लांट में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ओपन कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इवापोरेटर जो यूज़ करेंगे इसमें, इवापोरेटिव कंडेंसर इज यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। एंड सेकेंडरी इवापोरेटर इसमें यूज़ करेंगे, बेयर ट्यूब टाइप इवापोरेटर इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्राइन के टैंक्स होते हैं, मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाया था, ठीक है। सेकेंडरी इवापोरेटर सेपरेटिंग टैंक वर्क एज अ एक्सपांशन डिवाइस, इसमें एक सेपरेट टैंक्स होता है जो एक्सपांशन डिवाइस के लिए तरफ है यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये याद रखिएगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कोल्ड स्टोरेज प्लांट, तो कोल्ड स्टोरेज प्लांट में भी कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ओपन कंप्रेसर यूज़ करेंगे। कंडेंसर कौन सा यूज़ करेंगे, इसमें भी इवापोरेटिव कंडेंसर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और वाटर हम इसमें बार बार यूज़ कर सकते हैं। इवापोरेटर कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट एक्सपांशन टाइप इवापोरेटर, बेयर ट्यूब इवापोरेटर, ठीक है। और इसमें भी सेपरेटिंग टैंक हम बनाते हैं एज अ एक्सपांशन डिवाइस। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी लो होती है। एयर कूल्ड कंडेंसर जो हम यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होता है। इसमें भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपांशन इवापोरेटर यूज़ करेंगे और प्लेट सरफेस इवापोरेटर यूज़ करेंगे। और लास्ट एक्सपांशन डिवाइस हम कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, कैपिलरी ट्यूब। तो ये जो आपका टेबल बनाया हुआ है मैंने, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा अपने जहन में डाल लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यूनिट आउटकम्स अचीव, वी डिस्क्राइब अदर कंपोनेंट्स ऑफ VCRS सिस्टम एंड रिव्यू ऑफ टुडेस लेक्चर। आज हमने देखा डिफरेंट कंपोनेंट्स इन VCRS सिस्टम और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में यूनिट नंबर 4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।